हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से ग्रो विद विकास में। हमने केमिस्ट्री का पहला लेक्चर देखा था और उसके सिलेबस के बारे में और उसके इतिहास के बारे में हमने चर्चा की थी। और उसमें हमने ये देखा था कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अपना क्या क्या योगदान दिया है। ठीक है, इसके आगे फिर जब हम आगे बढ़ते हैं और सिलेबस में आपको लिखाया भी गया था कि जो पहला चैप्टर होता है वो होता है मैटर। तो आज हम मैटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं मैटर क्या होता है, मैटर के बारे में क्या क्या हमारे वैज्ञानिकों ने कहा है। मैटर को हिंदी में पदार्थ या द्रव्य बोला गया है। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ही द्रव्य की अविनाशता का नियम कहा जाता है, जिसे लेवासिये ने दिया। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस नियम को लेवासिये ने दिया था। ठीक, इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, जैसे कि पहले ये माना जाता था कि पदार्थ और ऊर्जा अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन बाद में आइंस्टीन साहब आते हैं और ये बताते हैं कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रत्येक पदार्थ जो होता है, जो प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ही ऊर्जा मौजूद होती है और वो अपने समीकरण E बराबर mc² से इसे प्रूव भी करते हैं। इस समीकरण को आप जानते ही होंगे बहुत अच्छी तरीके से। इसमें जो C होता है आपका प्रकाश की चाल होती है, और जो m होता है ये आपका मास अर्थात द्रव्यमान होता है, और E जो होता है आपका एनर्जी होता है। इसी से आइंस्टीन ने अपनी बातों को प्रूफ किया। और इसके बारे में हम देखा जाए कि ये कैसे द्रव्यमान की न तो द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, ये कैसे नियत रहता है, इसको समझने के लिए अगर देखें, अगर इस समीकरण को क्वालिफाई करने की बात देखें कि कौन कौन सी चीज़ें इसे क्वालिफाई करती हैं, कौन डिस्क्राइब करती हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बिग बैंग थ्योरी को, जिसे जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। लेकिन इसकी व्याख्या किया था आपके महान वैज्ञानिक, जिनका क्या नाम था, ब्रिटेन के वैज्ञानिक, अभी कुछ समय पहले ही उनका डेथ हुआ है, स्टीफन हॉकिंस। उन्होंने इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। इसके बाद फिर आपको एक और चीज़ आती है जो डिफाइन करती है इसको, वो है आपका परमाणु बम। परमाणु बम, या फिर जिसे आप कह सकते हैं न्यूक्लियर फिशन का जो रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फिशन को विखंडन हिंदी में बोला जाता है, या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। ये सारी चीज़ें इसे E बराबर mc² को डिफ़ाइन करती हैं। इसको डिफ़ाइन करने या क्वालिफाई करने का मतलब ये हुआ कि कैसे द्रव्यमान आपका ऊर्जा में बदलता है और कैसे ऊर्जा आपका द्रव्यमान में बदलता है। आइंस्टीन कहते हैं हम कितना भी कम से कम मास को लें, हम उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जब आप प्रकाश की दुगुनी, प्रकाश की स्क्वायर से के साथ उस द्रव्यमान को सम्मिलित कर देते हैं। ठीक, और बिग बैंग थ्योरी देखिए, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार इसे कैसे प्रूफ किया जाता है। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि पहले कुछ भी नहीं था, चारों तरफ हमारे क्या था, केवल एनर्जी ही एनर्जी मौजूद थी, एनर्जी ही आपके चारों तरफ मौजूद थी। और बाद में जितनी चीज़ें आपकी अर्थ बनी, पृथ्वी बनी, जितने भी आपके ग्रह, सूर्य, चाँद, जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो क्या है, एक मास के रूप में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी से ही आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, यानी कि मास के रूप में आज दिखाई देता है। ठीक, इसके अलावा आप एक चीज़ और जान सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो सूर्य है उसका द्रव्यमान लगातार क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, परंतु यह ऊर्जा के रूप में हमें मिल भी रहा है। तो आप कह सकते हैं कि द्रव्यमान
प्लस ऊर्जा दोनों क्या होते हैं? नियत होते हैं, यानी कि कांस्टेंट होते हैं। ये कभी बदलते नहीं, संरक्षित रहते हैं। इसे ही आप द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई मैटर के बारे में। इतनी ही चीज़ें आपके जानकारी के लायक हैं जो आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछेगा। और इसके बाद इनकी जो अवस्थाएं होती हैं, क्या क्या अवस्थाएं पाई जाती हैं, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। आइए, पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, तो इसमें आप लोग पहले से कुछ अवस्थाओं के बारे में जानते भी होंगे। जैसे कि मान लीजिए पहली अवस्था आपकी ठोस, सॉलिड। दूसरी अवस्था द्रव, लिक्विड। तीसरी अवस्था गैस होती है। जनरली इन तीन अवस्थाओं के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन दो अवस्थाओं की और खोज की जा चुकी है, जिसमें चौथी अवस्था प्लाज्मा की है और पांचवी अवस्था है आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये है पांचवी अवस्था आपकी। इन पांचों अवस्थाओं को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और इन तीनों अवस्थाओं के बारे में आप पहले से ही परिचित होंगे, तो बहुत ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप कोई, चलिए हल्का सा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें अगर आप ठोस बर्फ़ लेते हैं, ठोस में अगर आप बर्फ़ ले लेते हैं और लिक्विड में जल ले लेते हैं और गैस में वाष्प ले लेते हैं, ये बर्फ। तो अगर आप इसे हीट करते हैं बर्फ़ को, तो आप कन्वर्ट कर लेंगे इसे जल के रूप में, और जल को हीट करते हैं तो वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़े भी होंगे, और इससे बहुत ज़्यादा अलग तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछता है। बस ये कभी कभी पूछ देता है कि किसके आकार और आयतन के बारे में क्या क्या है। तो आयतन और आकार ठोस वाले का निश्चित होता है। इसमें आपके आकार व आयतन, ये दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। और जल में आपका आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। और तीसरा कंडीशन जो आपका गैस का है, गैस में आपके दोनों आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। कई बार आपको इसमें ये पूछ देता है कि ठोस वाले में कौन सा बल कार्य करता है, तो आप आंसर दीजिएगा ठोस में आपका इंटरमॉलिक्यूलर इंट्राफोर्स कार्य करता है। इंटरमॉलिक्यूलर इंट्राफोर्स, हिंदी में इसे प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल बोला जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर इंट्राफोर्स कार्य करता है। और ठोस के बारे में, इसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, पास होते हैं, एक दूसरे के चिपके होते हैं। और जल में क्या होता है, यही अणु आपके थोड़े दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये चलायमान हो जाता है।
और गैसों में यही क्या होता है, और ज़्यादा दूर हो जाता है, इसीलिए ये जिगजैग मोशन करते हैं, ब्राउनियन गति को भी प्राप्त करते हैं। इतनी ही सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। इनकी अवस्थाओं के चेंज के बारे में कुछ अगर हम और देखें इन तीनों चीज़ों को लेके, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका गैस है, ये आपका ठोस है, और ये है आपका द्रव। अगर हम ठोस को मेल्ट कर दें, क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। द्रव को फ्रीज कर दें, क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। अब द्रव को आप इवेपोरेट कर दें, इवेपोरेट यानी कि वाष्पीकृत कर दें, तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाता है। इसी चीज़ को हम एक और माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी में इस तरीके से समझाया हुआ है, तो इसको भी आप देख लीजिए। गैस को फिर से कंडेंसेट कर दें, कंडेंसेट यानी कि संघनित कर दें, तो आप इसमें पाए जाते हैं द्रव में। इसके बाद ठोस को हम सब्लिमेट कर दें, सब्लिमेट करना, तो किस में सीधे बदल जाता है, गैस में, ठोस से सीधे गैस में। फिर इसका उल्टा प्रोसेस होता है जिसे डिपोजिशन कहा जाता है। ठीक, इनमें से कुछ पार्ट हैं जिसे हम समझ सकते हैं। कंडेंसेशन आप जानते हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है। बारिश एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है कंडेंसेशन का। वेपरेशन आप जानते हैं, पहले वेपरेट होता है समुद्र से जल, फिर कंडेंसेट होकर बारिश होती है। सब्लिमेशन को देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्या होती है सब्लिमेशन। हिंदी में इसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। सब्लिमेशन को हिंदी में ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। ये क्या होता है, इसमें आपके ठोस सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, ठोस सीधा बदल जाता है आपके गैस में। अब इसके कई बार एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसका सीधा सा एग्जाम्पल आप जान सकते हैं, कपूर, जिसे कैम्फर बोला जाता है इंग्लिश में, नैप्थेलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये इसके एग्जाम्पल हैं जो डायरेक्ट आपके ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं जब इन्हें हम गर्म करते हैं या आग लगाते हैं। ठीक, इसके अलावा आपके एक चीज़ और है इसमें, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को देख लीजिए, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है अगर पूछा जाए, तो वाष्पीकरण में आप देखते हैं प्रोसेस, द्रव जो होता है डायरेक्ट किस में बदलता है, गैस में। और इसकी वजह से हमें क्या होता है, ठंडक महसूस होता है। जैसे आप देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हो, फिर आपके ऊपर जब हवा लगती है फैन से, तो जब जल जो होता है वो वाष्पित होता है, तभी आपको ठंडक का एहसास होता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं स्पिरिट। जब हाथ पे रखते हैं और ये उड़ने लगता है, तब आपको ठंडक महसूस होती है, स्पिरिट अथवा ईथर इसके एग्जाम्पल हैं। इन दोनों से कभी कभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसके बाद हमारी कुछ अवस्थाएं बच रही हैं। एक प्लाज्मा हो गया, एक BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो गया। ठीक, उसको भी देखते हैं। तो अब हम चौथी अवस्था, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, वहाँ पे आ गए हैं। इससे पहले हमने देखा गैस के बारे में। गैस को अगर हम
हीट कर देते हैं, गैस को अगर हमने हीट कर दिया तो इसमें जो गैसीय मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके आयोनाइज्ड हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि चार्ज्ड हो जाते हैं। तो जो भी आपके एटम्स होते हैं, एटम, इन एटम से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर निकल गया जाता है और इसमें क्या बच जाता है, पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। इसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। ये प्रोसेस होती है जब, ये ऐसा नहीं है कि इसे आप नॉर्मली गर्म करने से इस स्टेट को प्राप्त कर लेंगे। कई हज़ार कई लाख टेम्परेचर देने की, डिग्री सेल्सियस देने के बाद ही इस अवस्था को पाया जाता है। नॉर्मली यह अवस्थाएं हमारे आसपास में नहीं मौजूद है। ये आपकी सामान्य तौर पे मौजूद होने वाली अवस्थाएं नहीं हैं। और इसमें होता क्या है कि जितने ही आपके पॉजिटिव आयंस होंगे उतने ही नेगेटिव आयंस होते हैं। पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। इस प्रकार से देखा जाए तो क्या हो जाता है, पूरा न्यूट्रल हो जाता है। अगर ये न्यूट्रल हो गया तो आप कह सकते हैं कि ये किस कलर में आपको दिखाई देगा, वाइट कलर में। और यही जो स्टेट होती है इसी को प्लाज्मा स्टेट बोला जाता है। तो इसके एग्जाम्पल के बारे में अगर हम देखें कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं, तो आप एग्जाम्पल में प्लाज्मा टीवी को ले सकते हैं। आपने देखा भी होगा, आपके घर होगा भी प्लाज्मा टीवी। प्लाज्मा टीवी में आपको पता है इसमें गैसें भरी रहती हैं और यहाँ से जब इलेक्ट्रिक इसे दिया जाता है तो ये गैसें क्या होती हैं, आयोनाइज्ड हो जाती हैं। फिर यहाँ पे आपके स्क्रीन पे फ्लोरोसेंट पैदा होता है, जिसकी वजह से आपको ये अलग अलग कलर में दिखाई देने लगती हैं। ये क्या होती है, आपकी गैस भरी रहती है इसमें और ये आपकी आयोनाइज्ड हो जाती है। इसके अलावा आप स्टार्स को देख सकते हैं। आप स्टार को दूर से देखते हैं तो पीले कलर का या नारंगी कलर का आपको दिखता है, लेकिन अगर आप नज़दीक जाके देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको वाइट कलर में दिखाई देगा, स्टार या फिर आपका जो सन है। और तीसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं मरकरी लैंप। ठीक, तो ये इसके एग्जांपल हो गए। और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात किया जाए कि क्या क्या फैक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप कह सकते हैं इसकी खोज के बारे में पूछ सकता है कि इसकी खोज किसने किया था। तो इसकी खोज किया था प्लाज्मा स्टेट की 1879 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम क्रुक्स। इन्होंने इसकी खोज किया था। ठीक, लेकिन जो इसका नाम आप प्लाज्मा देखते हैं, इन्होंने इसका नाम दिया था, विलियम क्रुक्स ने इसका नाम दिया था रेडियन मैटर। इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन जो आप प्लाज्मा नाम देख रहे हैं, इसके जो नामकरण है, इसको एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इरविन लैंगबुर। इरविन लैंगबुर ने 1988 में इसका नामकरण किया था। ठीक, तो ये दो वैज्ञानिक इससे संबंधित हैं। इसके अलावा अगर आपसे मान लीजिए कभी क्वेश्चन ये पूछ दे कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी स्टेट मौजूद है, तो आपका आंसर होगा ब्रह्मांड में आपके प्लाज्मा स्टेट मौजूद है। क्योंकि आपको पता है कि सबसे बड़े सन होते हैं जो आपका सूर्य, ऐसे स्टार्स लाखों करोड़ों हैं, मैक्सिमम स्पेस ऑक्युपाई किए हुए हैं और इनका जो भी कलर होता है और जिस गैसेस स्टेट में आपके पाए जाते हैं वो सभी आपकी प्लाज्मा स्टेट होती है। इसलिए आप कहेंगे कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में प्लाज्मा स्टेट मौजूद है। इसके अलावा इस प्लाज्मा पे नई नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है आपके सामने। अब बहुत जल्दी आपकी एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है
प्लाज्मा सील्ड, ये आने वाली है प्लाज्मा सील्ड टेक्नोलॉजी। सील्ड का मतलब पता है आपको, रक्षा करने वाला उपकरण। जैसे आपने देखा होगा ये कैसे रक्षा उपकरण बनाए जाएंगे, जैसे आपने देखा होगा एवेंजर्स मूवी, उसमें एक जहाँ पे रहते हैं सब सुरक्षा का घेरा बना देते हैं। ऐसे ही जो अमेरिकन मिलिट्री इंटेलिजेंस है और यूरोप में कुछ देश हैं, उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने लिए प्लाज्मा सील्ड तैयार करने वाली है, जिस पे लगातार काम चल रहा है। ठीक, तो ये बहुत काम की चीज़ है। इसके बारे में और भी आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, लगातार इसके बारे में खोजबीन चल रही है। इसके बाद आइए देखते हैं आपका आखिरी स्टेट, जिसका नाम है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, BEC। आइए बात करते हैं फिफ्थ स्टेट के बारे में। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर BEC इसका नाम दिया जाता है। B का मतलब है आपका बोस और E का मतलब है आइंस्टीन और C का मतलब होता है कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये अवस्था होती क्या है, अगर इसके बारे में बात किया जाए कि इस अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे मिलती है ये अवस्था, तो आप इसको सीधा समझ सकते हैं कि जो प्लाज्मा की स्टेट होती है उसके जस्ट ये उल्टा होती है। प्लाज्मा जितना ही गर्म और भारी होता है, ये उतनी ही छोटी और उतने ही कम टेम्परेचर पे पाई जाती है। इसको पाने का पहला कंडीशन ये है कि इसको एकदम आप लो डेंसिटी पे ले जाएं। लो डेंसिटी का मतलब हुआ आपका मिनिमम डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब समझते ही हैं क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो लो डेंसिटी पे ले जाएं, मिनिमम घनत्व पे ले जाएं इसको। और किस चीज़ के घनत्व को, जैसे मान लीजिए आपका एयर हो गया, एयर यानी कि हवा के 1,00,000वें हिस्से को, 1,00,000वें हिस्से को आप अपने पास रखेंगे और इसको, इस 1,00,000वें हिस्से को आप ले जाएंगे एकदम लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर। और ये लो टेम्परेचर कितना होता है, आपका लो टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, अर्थात -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये होता है, आपको पता होगा, परम शून्य ताप। इसके बारे में आप जानते ही होंगे, इसके करीब ले जाया जाता है, परम शून्य ताप भी कहा जाता है। इसके बाद आपके बोस, सत्येंद्र नाथ बोस वैज्ञानिक आते हैं, जो 1924 से 1925 के बीच में के टाइम में ये इस कॉन्सेप्ट को देते हैं और इस कॉन्सेप्ट को प्रूफ करते हैं आपके महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, और कहते हैं कि जो बोस बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही है। ठीक, लेकिन ये लोग उस टाइम पे आपके इन्हीं के नाम से, बोस के नाम से ही आप जानते होंगे, एक कण आता है, एक कण का नाम आता है जिसे बोसोन कण बोला जाता है, बोसोन पार्टिकल बोला जाता है। ये कण कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, तो आपको पता होगा ये कण बनते हैं आपके फर्मियन से। फर्मियन भी एक कण होता है जो बोसान से भी छोटा होता है। तो बोसान, फर्मियन से मिलकर बोसान बनता है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड में कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक फर्मियन और एक बोसान। ठीक, इसके बाद से आपके ये लोग बहुत ज़्यादा आगे कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद आपके 3 वैज्ञानिक आते हैं जो इसके पूर्ण विवरण को देते हैं इसके बारे में,
3 वैज्ञानिक, कौन कौन से वैज्ञानिक थे जो पूर्ण विवरण देते हैं, उसमें एक वैज्ञानिक थे आपके कॉर्नेल। ये लोग 2001 में इस विवरण को देते हैं, कॉर्नेल नाम के वैज्ञानिक। दूसरे थे आपके केटरली और तीसरे थे वीमैन। ये 3 वैज्ञानिक थे जिसके बारे में पूर्ण जानकारी देते हैं, विस्तृत जानकारी देते हैं और तथ्यों के साथ सभी के सामने रखते हैं। इसीलिए इनको सन 2001 में नोबेल प्राइज़ के लिए चुना जाता है और इन्हें नोबेल प्राइज़ इस सन में मिलता भी है। इसी के लिए आपके केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक, तो यही था आपका मैटर और स्टेट ऑफ मैटर, दोनों चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद ये क्लास समाप्त होती है और बाकी चीज़ें आपको आगे क्लास में मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।